इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठिया। ये खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। हरियाणा के आदमपुर विधानसभा में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। यहां से बीजेपी के उम्मीदवार रहे भव्य बिश्नोई ने शानदार जीत हासिल की। उन्हें 15,714 वोटों से जीत मिली। अब बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई को कुल 67,492 वोट मिले। पहले नंबर पर रहे भव्य। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को 5,175 2 वोट प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहे हैं। भव्य और पूर्व सीएम भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं जो चुनाव लड़े हैं और कांग्रेस उम्मीदवार जेपी को हराया है। जीत का पता लगते ही भव्य के समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए पटाखे फोड़कर जश्न मनाना शुरू कर दिया है। पिछली बार उनके पिता कुलदीप बिश्नोई यहां से जीते थे। हालांकि कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये उपचुनाव करवाने पड़े। यहां पहले से ही चुनाव में कड़ा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच भी देखने को मिला। 3 नवंबर को करीब 75.25% मतदान हुआ था और विधानसभा क्षेत्र में करीब 1,72,000 मतदाता हैं। मालूम हो कि आदमपुर सीट पर भजनलाल के परिवार ने 15 बार चुनाव लड़ा और हर बार जीता। इस बार भजनलाल की तीसरी पीढ़ी भव्य बिश्नोई ने यहां से जीत हासिल की। आदमपुर उपचुनाव में निलो उम्मीदवार कुर्दाराम नंबरदार को 5,241 और आपके प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह को 3,413 वोट मिले। दोनों उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई ने कहा कि जीत आदमपुर और भजनलाल की जीत है। मैं भजनलाल के 54 सालों की विरासत को आगे लेकर जाऊंगा। भव्य बिश्नोई ने आगे कहा कि आदमपुर के विकास के लिए काम करूंगा, शिक्षा स्वास्थ्य पर काम करूंगा, सीएम की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक ले जाऊंगा। आदमपुर के पूर्व विधायक और बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के पिता कुलदीप बिश्नोई ने बेटे को चुनाव में मिली जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को दिया है। आदमपुर जीत पर जीत हासिल करने के बाद बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के पिता कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैं आदमपुर के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बार फिर हम पर भरोसा किया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर आदमपुर में कमल खिलाकर भव्य जीत प्रदान करने के लिए जनता का आभार जताया और लिखा, पीएम मोदी की नीतियों, जनता के विश्वास और सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। मुख्यमंत्री ने भव्य बिश्नोई की जीत को बड़ी जीत बताते हुए कहा कि अब भव्य बिश्नोई विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक हैं। पूरे प्रदेश में एक समान विकास हुए हैं। अगले 2 साल में जितने भी काम बचे हैं वो करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में अब उनके विधायकों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है, 41 हुई, जबकि कांग्रेस के विधायकों की संख्या घटी है और प्रदेश के साथ साथ आदमपुर में तेज गति से विकास के कार्य हों। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर भव्य बिश्नोई की जीत की बधाई दी। लिखा, ये जीत हमारी सरकार के जनहितैषी कार्यों पर जनता की मोहर है। आदमपुर की जनता का हार्दिक आभार। वहीं आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई की जीत पर राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पवार ने कहा कि ये जीत मनोहर सरकार की नीतियों की जीत, कुलदीप बिश्नोई और भजनलाल की जीत है। वहीं भव्य बिश्नोई की जीत पर कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश ने कहा कि वो आदमपुर की जनता के फैसले का स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अगली बार और मजबूती के साथ लड़ेंगे। वहीं भव्य बिश्नोई की जीत के बाद बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बिप्लब देव कुमार ने कहा कि ये जीत पीएम मोदी और मनोहर सरकार के विकास की नीतियों की जीत है। वहीं आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की जीत पर रेणुका बिश्नोई से आदमपुर की जीत करार दिया। इंडिया न्यूज से बातचीत में रेणुका बिश्नोई ने कहा कि अब कांग्रेस आपके मुंह पर ताला लग गया है और भव्य बिश्नोई उम्मीदवारों पर खरा उतरेंगे। आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने स्पष्ट कर दिया कि मिली हार के सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।
उन्होंने भव्य बिश्नोई को जीत की बधाई भी दी और आदमपुर के उपचुनाव में कांग्रेस की हार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने कहा कि भजनलाल के नाम पर भाजपा की जीत हुई है। भव्य बिश्नोई की जीत पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने ट्वीट कर लिखा कि भव्य बिश्नोई की शानदार जीत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, भाई कुलदीप बिश्नोई, दुष्यंत चौटाला सहित हरियाणा भाजपा एवं जेजेपी के समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई। कार्तिक शर्मा ने आगे लिखा कि मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भव्य बिश्नोई एक विधायक के तौर पर मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में आदमपुर हलके के चहुमुखी विकास हेतु हमेशा तत्पर रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं हमेशा भव्य बिश्नोई के साथ हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र सिंह ने काउंटिंग सेंटर से बाहर निकलते समय कहा, वोटों से हारे हैं, मन से नहीं हारे। आदमपुर की जीत पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अपने निवास पर लड्डू बांटकर खुशी जताई और भव्य जीत पर भव्य बिश्नोई को जीत की बधाई दी। इसके साथ ही बनवारी लाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और खट्टर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को भी जीत की बधाई दी और कहा कि भाजपा ने कुलदीप बिश्नोई का मान बढ़ाया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भव्य की जीत को भव्य बताते हुए कहा कि ये जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर जनता के विश्वास की जीत बताते हुए भव्य को शुभकामनाएं दी। बीजेपी विधायक कृष्णपाल मिड्ढा ने आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई की शानदार जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये जीत मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विकास नीति और कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। वहीं आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई की जीत पर इनेलो प्रत्याशी कोडाराम नंबरदार ने उन्हें जीत की बधाई दी। साथ ही कहा कि वो आदमपुर की जनता के फैसले का स्वागत किया है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जीत को लेकर काफी जोश है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महावीर स्टेडियम के बाहर एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत का जश्न मना रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत से समर्थकों में उत्साह है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य बिश्नोई की जीत पर मिठाई बांटकर खुशी जताई है। आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी ने कमल खिला दिया है, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पटाखे छोड़कर जीत का जश्न मना रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की जीत पर यमुनानगर में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, लड्डू बांटे और एक दूसरे को बधाई दी। भाजपा नेताओं का कहना है कि जिस दिन चुनाव घोषित हुआ था उसी दिन से भाजपा के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की जीत निश्चित मानी जा रही थी। उन्होंने कहा कि लोगों ने विकास के नाम पर मुख्यमंत्री के काम पर मतदान किया। आदमपुर उपचुनाव के लिए महावीर स्टेडियम स्थित बॉक्सिंग हॉल में काउंटिंग की गई, जिसमें उपचुनाव के लिए 14 टेबल पर 13 राउंड में मतों की गिनती हुई। उपचुनाव के लिए 36 माइक्रो ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगाई गई थी। आपको बता दें 180 मतदान केंद्रों पर 1,71,754 में से 131,401 मतदाताओं ने 76.51% मतदान किया। हिसार के आदमपुर विधानसभा के उपचुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच हुई है। आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी के भव्य बिश्नोई और कांग्रेस से जयप्रकाश के बीच मुकाबला देखने को मिला है। हरियाणा के पंचायत चुनाव में एक अनूठा चुनाव देखने को मिला है, जहां पर एक इंग्लैंड के व्यक्ति ने कैथल के गांव प्रेमपुरा में आकर सरपंची का चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। जीत हासिल करने के बाद सरपंच अनिल विज से उनके निवास स्थान पर मिलने पहुंचे और इस दौरान सरपंच पति ने अनिल विज को सरोपा पहनाया और अपनी खुशी जाहिर की। सरपंच ने बताया कि उनके पिता पहले चुनाव लड़ते थे। प्रदेश में तीसरे पंचायती चुनाव और आखिरी चरण में पलवल में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन के पहले दिन पलवल ब्लॉक समिति के लिए एकमात्र नामांकन हुआ। पलवल ब्लॉक समिति के लिए वार्ड नंबर 11 से आरक्षित सीट के लिए सुषमा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। पंचायत चुनाव के नतीजे आने से पहले ही पुलिस प्रशासन अलर्ट है। फिरोजपुर छिरका पुलिस ने स्थानीय थाना परिसर में नवनिर्वाचित पंच सरपंचों की एक मीटिंग बुलाकर उनसे गांवों में शांति बनाए रखने की अपील की।
सीटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है। इस दौरान चरखे दादरी की नई अनाज मंडी में व्यवस्था ठीक कराने के लिए रोडवेज जीएम दीपक अहलावत नजर आए। सीटी परीक्षा के दूसरे दिन चरखे दादरी जिला प्रशासन की तरफ से बसों को रवाना किया गया और परीक्षार्थियों की सहायता के लिए सहायता केंद्र भी बनाए गए। सीटी परीक्षा के लिए किसी तरह कोई समस्या नहीं आए, इसके लिए हिसार रोड पर सड्डा परिसर के नजदीक स्काउट एंड गाइड टीम ने हेल्प डेस्क स्थापित किया है। प्रदेश में एमबीबीएस में दाखिले के लिए 4 साल में 40 लाख रुपए जमा करने की बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ मेडिकल स्टूडेंट लामबंद हो गए। पिछले 2 बैच के छात्रों ने मिलकर एसएचकेएम में छात्र छात्राओं के बीच बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया और इस बीच स्टूडेंट ने पॉलिसी पर नाराजगी जाहिर की। रोहतक में पंडित बेडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में एमबीबीएस के छात्रों ने सरकार की सर्विस बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में पिछले 5 दिनों से धरने पर हैं। इस दौरान 300 छात्रों पर प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कराया। रोहतक पीजीआई में बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में निदेशक कार्यालय के बाहर एमबीबीएस के विद्यार्थियों ने देर रात सुश्रुत ऑडिटोरियम के बाहर धरना दिया और इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। फरीदाबाद में एनआईटी ने एयरफोर्स स्टेशन के पास गंदे नाले में 10 साल के बच्चे की गिरने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्चा 1.5 घंटे तक नाले में पड़ा रहा। पुलिस ने बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और पीड़ित परिवार सहित स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ रोड जाम कर कार्रवाई की मांग की। टोहाना के कुला गांव में पराली की गांठ में आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में दर्ज किया गया, जहां वायु गुणवत्ता करीब 350 के करीब दर्ज की गई। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 दर्ज किया गया। वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को आंखों में जलन की शिकायतें हो रही हैं। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 दर्ज किया गया। वायु प्रदूषण की वजह से दमे के मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार दर्ज किया गया है। इस दौरान लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स के चलते दिल्ली में डीजल के हैवी व्हीकल्स को बैन करने के बाद फरीदाबाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है। फरीदाबाद और दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर पुलिस की तरफ से नाकेबंदी कर ऐसे वाहनों की जांच की जा रही है। फरीदाबाद में गंदे नाले में गिरकर एक बच्चे की जान चली गई है। हादसा एनआईटी के एयरफोर्स स्टेशन के पास हुआ। बताया जा रहा है कि बच्चा किसी काम से जा रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गंदे नाले में जा गया। फरीदाबाद के गांव सिकरी में पड़ोसियों ने एक सरकारी टीचर को घर में घुसकर लाठी डंडों से बहने में से पिटाई की, जिसके चलते उसे गंभीर चोट आई और गंभीर रूप से घायल टीचर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं पुलिस का कहना है कि 2 परिवारों के बीच हुए विवाद को लेकर मारपीट की गई। दोनों परिवार के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ था। नूह में पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद कई गांव में हुए लड़ाई झगड़ों को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त दिखा। पुलिस ने नवनिर्मित पंच और सरपंच की एक मीटिंग बुलाई और उनके गांव में शांति बनाए रखने की अपील की। डीएसपी ने कहा कि अगर गांव में कोई लड़ाई पनप रही है तो उसे खत्म करने में अहम भूमिका निभाने का काम करें। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से आह्वान करते हुए कहा कि वो अपने गांवों में 30 कमेटी का गठन कर उसकी सूची पुलिस को देने का काम करें। पलवल के रसूलपुर रोड पर स्थित रेलवे लाइन के ऊपर बनाया जा रहा पुल निर्माण लोगों के लिए आफत बना हुआ है। कई बार डेडलाइन पूरी होने के बाद भी पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। 4 साल में भी पुल निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण बैसुला व हसनपुर क्षेत्र के लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को लंबी दूरी तक पलवल पहुंचना पड़ता है, जिससे उस समय दोनों की हानि हो रही है। करनाल पीडब्ल्यूडी जोई का पश्चिमी यमुना नहर में शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, पिछले 4 दिनों से जोई लापता था।
पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात के कपराड़ा में पहली चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात के युवाओं ने अब कमान संभाली है। गुजरात में नफरत फैलाने वालों को कभी नहीं चुना गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ लोग गुजरात को बदनाम करने पहुंचे, ऐसे लोगों को गुजरात की जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि गुजरात मुझे इस बार रिकॉर्ड बनाने के लिए जिताने जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजराती में नया चुनावी नारा दिया, मैंने ये गुजरात बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिमला में हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत तमाम नेता मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार दोबारा आएगी और यहां कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रीय मुद्दों पर काम नहीं होने दिया। उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने माताओं बहनों के सम्मान में समग्र प्रदेश में महिलाओं का किराया आधा कर दिया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 60वें दिन शुरुआत तेलंगाना के अलादुर्ग से की है और इस बीच उनके साथ भारी भीड़ नजर आई है। नामीबिया से मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान लाए गए 8 चीतों में से 2 को शनिवार शाम को बाड़े में छोड़ दिया गया। बाकी चीतों का क्वारंटाइन समय पूरा होने के बाद बाड़े में 1-2 दिन में छोड़ा जाएगा। चीता टास्क फोर्स के 4 सदस्यों ने कोनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के लिए बनाए गए बड़े बाड़ों का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों को बधाई दी। पीएम ने कहा, क्वारंटाइन के बाद 2 चीतों को कोनो आवास में और अनुकूलन के लिए एक बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। अन्य को जल्द ही कोनो में छोड़ा जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया ने सुपर 12 स्टेज में अपने आखिरी मैच में जिम्बाब्वे को 71 रनों से हरा दिया है। टीम इंडिया ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 186 रनों का स्कोर खड़ा किया और इसी के साथ टीम इंडिया अपने ग्रुप की टॉपर बन गई और उसका सेमीफाइनल में इंग्लैंड से मुकाबला तय हो गया। 10 नवंबर को एडिलेड में आमने सामने होंगे भारत और इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप 2022 में रविवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। एडिलेड में खेले गए रोमांचक मुकाबले में कमजोर नीदरलैंड्स टीम ने साउथ अफ्रीका को 13 रनों से करारी शिकस्त दी है। इसी नतीजे के साथ ही भारतीय टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम बन गई है, जबकि अफ्रीकी टीम बाहर हो गई है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सुपर 12 के अपने अंतिम मैच में 5 विकेट से हरा दिया। एडिलेड में पाकिस्तान ने 128 रन के लक्ष्य को 18.1 ओवर में 5 विकेट्स के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। वहां लगातार दूसरी बार अंतिम 4 में जगह बनाने में सफल रही। पिछली बार सेमीफाइनल में उसे ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। श्रीलंकाई बल्लेबाज तनुष्का गुणाथिलका को रेप केस के आरोप में शनिवार को सिडनी में गिरफ्तार किया गया है। द ऑस्ट्रेलियन की रिपोर्ट के अनुसार उन पर रेप के 4 आरोप लगाए गए। जानकारी के मुताबिक 29 साल की महिला ने उन पर दुष्कर्म करने के आरोप लगाए हैं। महिला की मुलाकात गुणाथिलका से डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 8 नवंबर को मध्यावधि चुनाव में 5 भारतीय अमेरिकी दौड़ में हैं। इनमें से 4 वर्तमान सदस्यों में एमी बेरा, राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना और प्रमीला जयपाल के फिर निर्वाचित होने की संभावना है। अमेरिका के कैसिंगटन और एलेघेनी इलाके में कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर स्थित मैनहट्टन की एक ऊंची इमारत में भी भीषण आग लग गई। इस घटना में 38 लोग झुलस गए, जिनमें 2 गंभीर रूप से घायल हो गए।
और रूस के कोस्त्रोमा शहर में एक कैफे में आग लग गई। हादसे में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर कोरिया ने परीक्षण के नाम पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दक्षिण कोरिया की तरफ समुद्र में दागी। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि मिसाइलें उत्तर पश्चिमी सागर की तरफ से करीब 130 किलोमीटर की दूर जाकर गिरी। पाकिस्तान टेलीविजन पर इमरान खान के लाइव भाषण पर पूरी तरह से बैन लगाने के फैसले को वापस ले लिया गया। पाकिस्तान सरकार ने PEMRA को बैन हटाने का निर्देश दिया। इमरान के समर्थक देश भर में पीएम शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। शनिवार को प्रदर्शनों में करीब 30 लोग घायल हो गए। और ट्विटर पर ब्लूटूथ के लिए $8 वाले प्लान की शुरुआत हो चुकी है। यह प्लान iOS यूजर्स के लिए ही शुरू किया गया है। इस स्कीम की शुरुआत अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में की गई है। बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने इंस्टाग्राम पर एक फोटोशूट शेयर कर दिया और जिसमें नुसरत का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला है। उनके वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। जानवी कपूर की फिल्म मिली ने दूसरे दिन फिल्म के कारोबार में ओपनिंग डे के मुकाबले मामूली बढ़ते देखने को मिली। शनिवार को फिल्म ने 60 लाख रुपए कमाए हैं और अब इसका कलेक्शन 1.10 करोड़ पहुंच गया। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर पेरेंट्स बन चुके हैं। आज मुंबई के HN लायंस अस्पताल में आलिया ने बेबी गर्ल को जन्म दिया। इस मौके पर हॉस्पिटल में सोनी राजान, शाहीन भट्ट और नीतू कपूर मौजूद थीं। कपूर खानदान और भट्ट फैमिली इस खबर से जहां काफी खुश है, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया।